हेलो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप सब लोग देख रहे हैं देवघर मंच। दोस्तों, आज हमारे बीच है पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान जी। आज उनके आवास पे हम आए हैं और उनसे कुछ आज बातचीत करेंगे, राजनीतिक चर्चाएं करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे देवघर मंच में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर कि आप राजनीति का शुरुआत कैसे किए? और देखिए, राजनीति का शुरुआत तो मेरा यहाँ जब फर्स्ट बार जो पंचायती राज का चुनाव हो रहा था 2010 में, उसी टाइम में मैं फर्स्ट बार यहाँ आया था। जैसे पुनासी तो मेरा पैतृक गांव है ही, मेरे पिताजी यहाँ रहे, लेकिन वो बोकारो में सेल में थे, सर्विस में थे, डीजीएम से रिटायर किए। तो हम लोग का बचपन जो है वो बोकारो में ही गुजरा। वहीं हमारी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह सारी हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, हमारे वहाँ पे हिंदू कॉलेज में। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और वहाँ पे अपना बोकारो में कुछ काम वाम कर रहे थे। उसके बाद राजनीति में हम लोग यहाँ पे 2010 में आए। उसके बाद पंचायत चुनाव जो जिला परिषद का हुआ, फर्स्ट बार वो चुनाव लड़े। उसके बाद फिर सेकंड बार भी चुनाव लड़े, जिला परिषद का उपाध्यक्ष बने। और 2014 में देवघर विधानसभा का भी चुनाव लड़े। उस समय बाबूलाल मरांडी जी के साथ में हम लोग जेवीएम में थे, झारखंड विकास मोर्चा। फर्स्ट बार जो है कंघी छाप पर चुनाव लड़े थे 2014 में। उसके बाद फिर 2019 में भी चुनाव लड़े, 2019 में आजसू पार्टी से, केला छाप से। और राजनीतिक सफ़र अभी जारी है। करीब आपका 14 साल हो गया। इन 14 सालों में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? राजनीति तो संघर्ष करके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पुनः फर्स्ट बार जब मैं यहाँ जिला परिषद का चुनाव जीता, तो यहाँ चूँकि पुनासी जो क्षेत्र है, विस्थापित क्षेत्र, ये विकास से काफ़ी मरहूम रहा है ये क्षेत्र। हाँ। डैम का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो विस्थापितों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, उनका पुनर्वासन, मुआवजा, नौकरी, अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर के यहाँ लगातार लोग संघर्षरत थे। तो मैं जब यहाँ जीत के आया, तो एक लोगों को आशा जगा कि हम लोगों के लिए अब कुछ काम होगा। तो सारे विस्थापितों ने मिल करके मुझे यहाँ विस्थापित परिवार समिति का, पुनासी विस्थापित परिवार समिति का अध्यक्ष बनाया, आम सभा करके। और उसके बाद मैं इन लोगों के साथ में इनकी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार डीसी समाहरणालय के पास में 2011 में फर्स्ट बार मैंने आमरण अनशन किया था 5 दिन के लिए। और मेरे साथ में 500 से ऊपर लोग वहाँ समाहरणालय में डीसी कार्यालय के समक्ष थे। और उसमें 300 से ऊपर करीब महिला थी। सारे लोगों ने हम लोग आमरण अनशन किया था। वहीं से मेरा राजनीतिक सफ़र जो है जारी हुआ। और एक तरह से कह सकते हैं मैं वहाँ पे राजनीतिक शिकार भी हुआ। कुछ लोगों को लगा जैसे कि विस्थापित में जो हमारा जो दाल रोटी चल रहा है, हमारे आ जाने से उनका जो है दुकान बंद हो जाएगा। तो मेरे पीछे बहुत तरह के लोग साजिश के तहत, प्रताड़ना के तहत पीछे लगे। बहुत तरह का झूठा मुकदमा वगैरह करा करके, केस मुकदमा वगैरह करा के कई बार मुझे जेल भी भेजा गया। मैं धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन ये सब करते रहा, और आज भी मैं लगातार कर रहा हूँ। अक्सर देखा जाता है कि आप गरीबों का मसीहा बने हुए हैं, गरीबों का साथ देते हैं, उनकी हक का आप दिलाने का कोशिश करते हैं जो उनकी हक होती है। कई बार ऐसे तमाम मुद्दों में आप जिस प्रकार से केस आपके ऊपर लगा, बहुत सारे केस, इस सारी चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी आप लोगों को याद होगा, पिछले साल की बात है, ये जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में एक दुर्घटना हुई थी। उसमें 2 मजदूर, उनका डेथ हो गया था एक्सीडेंट में। तो फैक्ट्री वाले जो है लीपापोती प्रशासन से मिल करके कर रहे थे। उनको मुआवजा वगैरह नहीं दिया जा रहा था। बहुत तरह का उसमें जो है लोग लगा, और गरीब का हक अधिकार को, चूँकि गरीब लोग ही वहाँ मजदूरी करता है, तो उनको जो है वो लोग जो है
लिपा पोती करके और साइड करने के चक्कर में था। तो मुझे भी खबर आया, बुलाया लोग, ऐसे ऐसा बात है। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, प्रशासन से बात की, और ये सब करने के बाद जो है उन लोगों का जो मांग था कि इनको मुआवजा दिया जाए और ये सब उनको नौकरी दिया जाए, और जो भी वहाँ पे उस टाइम में हम लोग कर सकते थे किए। तो दबाव हम लोगों ने बनाया, तो मेरे ऊपर में झूठा मुकदमा बना करके मुझे फिर जेल भेज दिया गया। हम लोग उसके लिए आमरण अनशन भी किए। अंततः मिला मुआवजा तो मिला, लेकिन अभी भी जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जो आज तक देवघर में किसी घटना में किसी को, हमको नहीं लगता है कि कोई घटना में किसी को 9 लाख, ऐसे तो हमारा मांग था 15 लाख का, कि जो मरा है उसके परिजन को कम से कम 15 लाख मिलना चाहिए। और 3 बेटे थे उनके, तीनों को नौकरी दे दीजिए वहीं पे, और जो विधवा जो है उनको पेंशन दीजिए, जब तक वो जिएंगे वहाँ से उनको पेंशन मिलते रहना चाहिए। घर तो परिवार उनका चलना चाहिए ना। आपके यहाँ जीवन भर काम किया, मजदूरी किया, और आप इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके लिए क्या है ये? इसको करिए, आप एक इंसानियत के नाते भी करिए, इस तरह से आपका भी ये अच्छा रहेगा। लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा प्रशासन से मिल करके लिपा पोती करके जो है ये करने का काम किया। तो हम लोग तो डरने वाले नहीं और पीछे हटने वाले भी नहीं, लड़ाई लड़े, प्रशासन ने केस किया, जेल भेजा, अनशन किए। अभी भी लड़ाई जारी है, अभी हम लोग उसको छोड़ेंगे तो नहीं, जब तक पूरा मांग उन लोगों का नहीं होगा उसको रगड़ेंगे। वो मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? नहीं, अभी पूरा मांग नहीं। हम लोग अभी फिर जेल चले गए, जेल जाने का अनशन जो कर दिए, हमारा 15-16 दिन का आमरण अनशन कर दिए। तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद से अभी थोड़ा सा उसको हम लोग देख रहे हैं, इस इलेक्शन के बाद फिर उसको हम लोग लगेंगे। अच्छा, एक बहुत पुरानी बातें हैं जो कि अक्सर कहा जाता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, और आपके साथ फ़ोटो एक वायरल हुआ है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। आप लोग दोनों, कहा जाता है कि स्कूल के फ्रेंड भी थे क्या साथ में? बिल्कुल, हम लोग साथ में पढ़े हैं और बचपन के मित्र हैं। फ़ोटो क्या एक, क्या बहुत, हज़ारों हज़ार फ़ोटो है। आप देखिएगा तो आपको अपना एल्बम में दिखा देंगे, बहुत सारा फ़ोटो है। हम लोग बचपन के मित्र हैं, और एक दोस्ताना अपना रिश्ता है वो अलग जगह है। हम लोग आज भी दोस्त हैं, मिलते जुलते हैं। अच्छा, उस टाइम का दोस्ती और आज के टाइम में क्या अंतर आप पाते हैं? नहीं, दोस्ती तो दोस्ती ही होता है, अच्छा दोस्त है। हम लोग बोल सकते हैं लंगोटिया यार जैसे कि, वैसे हैं हम लोग। अभी बातचीत कभी होती है? हाँ बिल्कुल, बातचीत होती है बातचीत। उनका एक राजनीतिक अपना है, हमारा अपना है, हम लोग हैं जी। क्योंकि बहुत दिनों से कोशिश थी हमारी कि आपसे भेंट हो, आपसे बात हो, आज मौका मिला आपसे बातचीत करने का। अच्छा, आप जेवीएम में बहुत दिन से काम कर रहे थे, अभी फ़िलहाल आपका जो है बीजेपी पार्टी ज्वाइन हुई है, और आप अपने साथ कार्यकर्ता भी आपके ज्वाइन हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोच के आप बीजेपी पार्टी में आए? देखिए, देश में जिस तरह से हमारे जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे माननीय मोदी जी हैं, जो देश को बहुत ऊंचाई तक लेकर के आए हैं अभी तक, और आगे भी उनका जो विज़न है कि 2047 तक जो है देश को विश्व का लोकप्रिय सबसे विकसित देश बनाना है, नंबर 1 पे लाना है जी। और काम भी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को आप देखिए, जैसे कि पहले कितने पीछे थे हम लोग, आज 5वीं पे हैं। धीरे धीरे हम लोग 3री पे आने का संभावना है अगले 5 साल में। उसके बाद 2047 तक 1 नंबर पे हम लोग आएंगे। और उनका जो काम है गरीब गुरबा के लिए, किसके लिए, उन्होंने किसी वर्ग, किसी समाज, किसी धर्म को नहीं छोड़ा, वो सबके लिए काम करते हैं। उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं। किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। राजनीति है, कुछ विरोधी लोग बोलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गरीब लाभान्वित है। आप, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी एक गरीब से अगर पूछिएगा तो उनको क्या लाभ नहीं मिल रहा है, आज के डेट में क्या उनको दिक्कत है। राशन मिल ही रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 5 लाख रुपया का जो है वो आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज भी हो रहा है, शौचालय का व्यवस्था हुआ, पीएम आवास का व्यवस्था हो रहा है ना। एम्स, इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे आ गया। आप समझिए कि एम्स से कितना लोगों का यहाँ जान बच गया, और कितना गरीब लोग तो प्राइवेट में पैसा देकर के यहाँ पे एक भी मेडिकल का बढ़िया सुविधा नहीं था जी। नहीं था। आज के डेट में भी एम्स आ गया, एक आशा का, एक उम्मीद का किरण जगह है। लोग दूर दूर से, अगल बगल जिला से, सब जगह से आ रहे हैं। खुद यहाँ पे इलाज में थे। अभी मेरा एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था, हम खुद भर्ती रहे 20-22 दिन,
हम देखे कि इतना अच्छा व्यवस्था है एम्स, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बहुत अच्छा है एम्स। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसा है अभी यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बहुत। हम तो बताए ना कि 20-22 दिन मैं खुद वहाँ पे एडमिट रहा था। अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो उन लोगों का तो अपना नया पढ़ाई होते रहता है ना, नया नया मेडिकल रिसर्च जो हो रहा है, नया नया मेडिसिन जो आ रहा है, रिसर्च जो उस पर जो है वो लोग काम। हम पहले से भी मेरा तबीयत जो ख़राब रहता था, तो और भी लोग कहीं कहीं से मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन इस बार जो एडमिट हुए तो पूरा फुल मेरा बॉडी का चला, थोड़ा चेकअप हुआ, उस हिसाब से जो दवा मेरा चल रहा था वो सब करके नया नया जो इंट्रोड्यूस हो रहा है अभी दवा, वो सब दे रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर लोग हैं। एम्स का कोई टक्कर तो है नहीं हिंदुस्तान में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, कृषि विश्वविद्यालय आ गया, फूड इंस्टीट्यूट आ गया, रेल का देखिए कि कितना जाल बिछा दिया। वंदे भारत ट्रेन है, जो गोड्डा के लोग कभी रेल पे नहीं चढ़ पाए थे। सटा हुआ जितना भी एरिया है वो सब कनेक्ट हो गया रेल से। तो जहाँ भी जाइए आप, किसी भी पंचायत में जाइए, देखिए निशिकांत दुबे जी को आपको शिलान्यास बोर्ड और ये उद्घाटन का बोर्ड मिल ही जाएगा। रोड का भी जाल बिछा है, पीएम रोड है, ये बहुत तरह का काम हुआ है। कितना गिनाइएगा, सब जनता खुद ही आपको बताएगी। आप संतोष पासवान एक ऐसा नाम है जो कि हर लोगों के जुआ पे रहता है, और आपकी फैंस फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। उन लोगों को एक आशा है कि फिर से उसी तरह शेर की तरह दहाड़ते रहे। कब नज़र आएंगे आप अपने जनताओं के बीच, और इस बार जो है खास कर क्या खास होने वाला है? क्योंकि आप एक देश के ऐसे पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं जो कि अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन बैठी है और लगातार गरीबों को लेकर काम कर रही है। तो ऐसे पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, फिलहाल अपने जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस माध्यम से फिर आना चाहते हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल जो हम लोगों का लक्ष्य है, हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, ये 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं सांसद का, और अभी चौथा बार भी जीतने के लिए, चौका लगाने के लिए एकदम पूरी तरह से वो तैयार हैं। और जनता भी पूरी तरह से उत्साहित है उनको लोकसभा भेजने के लिए फिर से एक बार। क्योंकि इस बार जीतेंगे, वहाँ पे केंद्रीय मंत्री तो बनेंगे ही, क्योंकि मोदी जी का हैट्रिक प्रधानमंत्री बनना इस बार तय है। बीजेपी एनडीए अलायंस का वहाँ पे सरकार बनना तय है। 400 पार का जो नारा है ये एकदम सकारात्मक होगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। एक एमपी रह करके जब इन्होंने इतना विकास किया है, तो केंद्रीय मंत्री जब बन जाएंगे तो सोच सकते हैं कि आप कितना और ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जो भी हमारा जो क्षेत्र है, जैसे देवघर है, जरमुंडी है, महंगामा है, मधुपुर है, पोड़ैया हाट है, तो ये छः विधानसभा में जो है विकास का गंगा जहाँ तक अभी छूट गया है, वो आगे और काम होगा। और गोड्डा लोकसभा को जानता कौन था, आप बताइए एक बात। सही बात है। गोड्डा लोकसभा को आज के डेट में अगर जाना जाता है तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले बहुत सारे सांसद आए, बहुत सरकारें आई गई, लेकिन आज के डेट में गोड्डा लोकसभा को यदि जाना जाता है तो निशिकांत दुबे जी के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमें ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो कि 24 घंटा, आप उनका देखिए, कभी रूटीन आप चेक करिएगा किस तरह से 24 घंटा वो मतलब समाज में, सामाजिक कार्य में बिजी रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं, इतना एक्टिव। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई लीडर इतना एक्टिव होता होगा। इसीलिए उनको बेस्ट ऑफ संसद का अवार्ड भी मिलता है हर बार। मिला है, तब आप खुद जानते हैं। आप खुद देखिए, उनका अगर मोबाइल पे आप देखिएगा, कभी फ़ोन करिए, कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजिए, किसी तरह का कोई घटना है, दुर्घटना है, कोई काम है, कुछ भी है, तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। उनका व्हाट्सएप पे अगर चेक करिएगा आप, 5 से 10 मिनट के अंदर का उनका दिखाएगा लास्ट सीन। अभी आप चेक करिएगा, देखिएगा 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले उनका लास्ट, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। कब कहाँ क्या समस्या है, क्या तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। जी, ये बात सही है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम जितनी बड़ी समस्या हुई थी पूरे देश में, हमने भी देखा एक चीज़ कि बहुत सारे लोगों का कॉल आया था, मजदूरों का जो बाहर में फंसे हुए थे। तो हमने जैसे ही अभी वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे जी को कॉल करते थे या फिर मैसेज करते थे, तो उन लोगों को वहाँ के माध्यम से उन लोग को सहयोग करवाते थे। ये हमेशा अपडेट रहते हैं, ये बात आपने बहुत सही कहा है। इस बार आप लोग जो है चुनाव प्रचार, आप लोग खासकर कब से उतरने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी तो ज्वाइन कर लिए हैं, अब चुनाव प्रचार के लिए कब से जाएंगे आप लोग? यही मेरा जो बताया ना, दुर्घटना हो गया है, जल गए थे, तो अभी कुछ जख्म मेरा सूखा नहीं, आप देख रहे हैं। 10 तारीख को इनका नॉमिनेशन होने जा रहा है, हम लोग तैयारी उसकी कर रहे हैं, और 10 तारीख को ऐतिहासिक नॉमिनेशन इनका होगा, और नॉमिनेशन ही बता देगा इनका कि कितने मार्जिन से ये जीत रहे हैं चुनाव। और अच्छा, एक आज का ताज़ा खबर है जो कि ईडी की तरफ से अभी छापेमारी हुई है। अच्छा।
करीबन 40 से 45 करोड़ अभी आलमगीर आलम जो है नेता, उनके पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी जो है उनके यहाँ आज छपा हुई है। इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहें तो? अब क्या इसके संदर्भ में बोलेंगे, अब तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पर है। झारखंड के अंदर में कुछ भी अगर है तो सिर्फ भ्रष्टाचार है। बोलते हुए बहुत शर्म महसूस होता है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, तो ये कौन सा नया बात है। मंत्री अगर कर रहा भ्रष्टाचार और पैसा पकड़ा रहा है करोड़, देखे पिछले दिनों फिर 350 करोड़ रुपया यहीं पे पकड़ाया, यहीं के कांग्रेस के ही सांसद थे। अभी ये कांग्रेस के ही एमएलए हैं, उनका पीए और पीए का भी नौकर है। 45 करोड़ अभी तक गिनती हो चुका है, वो भी एक जगह की छापेमारी, एक जगह में। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ यहाँ काम हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ लूट नीति है और लूट नीति के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। भाजपा का भी शासन रहा, यहाँ लगभग 15 साल यहाँ पे शासन रहा। हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और जो विकास का काम उन्होंने किया मात्र 27 महीने में, 28 महीने में, वो आज भी लोग देखते हैं। वो उनका नाम आज भी है। जो भी पुल पुलिया का जो लड़ी लगा दिया, उनका जो एक एक योजना था उस टाइम में, और मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर में कोई आरोप नहीं। माननीय अर्जुन मुंडा भी रहे मुख्यमंत्री, यहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर में भी कोई 5 पैसा का आरोप नहीं आज तक लगा। हमारे रघुवर दास जी, उनके ऊपर में कोई आरोप लगा आज तक, बताइए। तो कोई भाजपा का भी जितना भी मुख्यमंत्री रहा, ये क्यों तुरंत चले गए? तो आप बताइए, हम मुख्यमंत्री हैं और हम खुद अपना माइनिंग पट्टा अपने नाम पे ले रहे हैं, ये कहाँ का कौन इनका सलाहकार था? तो ये सब चीज़ गलत हुआ है, ये सब नहीं हुआ। इससे क्या हुआ कि देश में हम लोग का झारखंड का नाम नीचे हुआ है। अब इसमें बताइए मोदी जी का क्या दोष है? 45 करोड़ रुपया वहाँ पे हम लोग तो जाके नहीं उसका रख दिए थे। अब पकड़ा रहा है पैसा 350 करोड़, 45 करोड़, कहीं कितना करोड़, कहीं कुछ करोड़। तो इसमें जांच तो अपना पुलिस तो अपना ईडी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अब वहाँ पकड़ा रहा है और कोई आप कहते हैं अगर उड़ीसा का भी मुख्यमंत्री है, नवीन पटनायक है ना, है वो भी तो एनडीए में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उनके ऊपर में क्यों कोई आरोप नहीं लगता है? आप बताइए। ममता बनर्जी भी है, उनके ऊपर भी अभी तक कोई आरोप तो नहीं आया है। जो काम गंदा करेगा उसके ऊपर तो आरोप आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? आप सोचिए। अच्छा, विपक्ष कहती है कि जानबूझकर जो है केंद्र सरकार विपक्ष को टारगेट करती है, ऐसा कहिए कि कितनी दूर तक सच्चाई सही है ये? क्या इसमें क्या टारगेट बताइए? अरविंद केजरीवाल आरोप जो है उसके ऊपर में भ्रष्टाचार का है, तब ना वो जेल गया है। ऐसे थोड़ी गया कोई, किसी पर कैसे कोई आरोप लगा देगा? आप खुद बताइए। कुछ तो बात है, कहीं कुछ सबूत है, कुछ मैटर है, और मैटर ऐसा नहीं है, मैटर कोर्ट में साबित किया गया है तब गया है जेल। ऐसे थोड़ी जाता है कोई जेल, इतना आसान है कोई मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा? है कि नहीं है? तो भ्रष्टाचार में वो लोग संलिप्त है, इसलिए आज इसलिए मोदी को गाली दिया जा रहा है। मोदी जी क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे बताइए? 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। वो आदमी एक ऐसा आदमी है जो कि आज तक बीमार होने का भी उनको फुर्सत नहीं मिला है। हुए हैं कभी बीमार पिछले 10-12-14-15 साल में? हुए हैं कभी 10 साल में बीमार? अच्छा, जिस तरह से अभी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से है अभी प्रदीप यादव जी, उनका कहना है कि अगर यहाँ से सांसद निशिकांत दुबे जीत जाते हैं और बीजेपी अगर फिर से सरकार बना लेती है तो बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, और ये झूठी पार्टी है। बहुत तरह की ऐसी बातें होती है, इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं क्या प्रतिक्रिया, खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रतिक्रिया आ रहा है, अमित शाह जी का प्रतिक्रिया। जिंदगी में बोले कि मैं मर जाऊंगा। अंबेडकर जी भी अगर चाहेंगे तो संविधान में बदलाव अब नहीं हो सकता है। वो सब फालतू बात है, वो सब चीज़ वोट को डाइवर्ट करने के लिए कंडा वो सब चलते रहता है। वो सब चीज़ उस पर कोई जनता भी जानती है कि ये सब चीज़ में कोई दम नहीं है। अगर अच्छा संविधान बदलना ही रहता उनको तो अभी भी तो फुल बहुमत से सरकार है, पिछले 10 साल से फुल बहुमत में सरकार है। अभी क्यों नहीं बदल दी सरकार? संविधान क्यों नहीं बदल दिया? अभी क्यों नहीं बदल दिए? आप ही खुद बताइए ना। 2014 से फुल बहुमत में सरकार चल रही है जी। और 2019 में और प्रचंड बहुमत आया सरकार में, तो उनको बदलने में कोई आपत्ति तो थी नहीं, बदल सकते थे चाहते तो अभी क्या ऐसा चीज़ हो जाएगा कि वो बदल देंगे? वो सब कुछ नहीं है। ये सब जो है, जो हड़कंप मचा हुआ है, जो इतने साल से लूट के ये लोग जो जमा पूंजी करके रखा था, वो सब जो है दबा पैसा ये लोग का जो निकल रहा है, इसीलिए लोग चाहता है कि किसी तरह से इनको सत्ता से हटाएं और फिर से हम लोग जो है आए गद्दी पर और फिर से भ्रष्टाचार करें और लोगों को लूटें। यही उन लोग का मकसद है। और जो चोर होता है वो ज़्यादा चिल्लाता है, ये बात याद रखिएगा।
इस बार 9 लाख पार का नारा जो है आप लोगों का, बिल्कुल। ये नारा को किस किन मुद्दों से आप पूरा करेंगे? 9 लाख का पार का मुद्दा तो जो है नारा तो जो साकार होगा ही होगा, और मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। अभी कुछ काम जो रह गया है उसको काम पूरा किया जाएगा, एक से एक काम करेंगे। निशिकांत जी उनका जोड़ा का हिंदुस्तान में कोई दूसरा एमपी नहीं है, कोई दूसरा एमपी उनके जोड़ा का नहीं है। जो आप देख लीजिए पूरे झारखंड में जितना गोड्डा लोकसभा में काम हुआ है उतना कहीं और लोकसभा में हुआ? बाकी 14 लोकसभा भी आप देख लीजिए, 13 लोकसभा कहीं हुआ है काम? आप खुद बताइए। तो इनका काम करने का एक अलग तरीका है, और अभी क्या काम होगा अब आने वाला समय में आपको दिखाया जाएगा। मोदी जी मजबूती से इस बार फिर से हैट्रिक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और हमारे माननीय डॉक्टर साहब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो मंत्री जब बनेंगे तो और पावरफुल होंगे। यानी इस बार आप लोग जिताएंगे तो केंद्रीय मंत्री बना देंगे? 100% फिक्स है उनका फिक्स है। और आपको यहाँ तक भी बता दे, विभाग भी पूछिएगा तो मैं बता दूंगा कि कौन से विभाग में बनेंगे क्योंकि हम लोग का एक आकलन है जी। अच्छा मंत्रालय इनको मिलेगा, और हमारा क्षेत्र जो है गोड्डा और देवघर ये संपूर्ण विकसित हो जाएगा अगले 5 साल में। कुछ लोग का कहना है रोड नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। थोड़ा हमारे जनता को आप क्लियर करें कि जो गांव की ग्रामीण जो रोड होती है वो किनके अंदर आता है, और ग्रामीण रोड को क्या एक सांसद के हैंड में है क्या? देखिए ग्रामीण रोड जो ये होता है ना, आज के डेट में पंचायती राज लागू हो गया है यहाँ पे, है ना, और मुखिया को डायरेक्ट फंड जाता है। तो ग्रामीण रोड वगैरह जो है पीसीसी वगैरह नाला वगैरह ये सब जो काम है, छोटी छोटी पुल पुलिया का कलभट का ये सब काम, चापा कल का ये सब का काम तो मुखिया वगैरह देखते हैं। जिला परिषद में जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को भी कुछ अनटाइड फंड वगैरह बीआरजीएफ का पहले फंड आता था, ये सब चीज़ ग्रामीण विकास का तो पंचायती राज देखते हैं। जहाँ तक ग्रामीण रोड का जैसे बात बोले तो जैसे आरईओ का रोड है तो ग्रामीण रोड हुआ, आरईओ का भी रोड हुआ, ग्राम इलाके में ही होता है, रूरल एरिया में ही होता है। तो उसके लिए जो है विधायक का अनुशंसा चाहिए होता है, विधायक उस पर अनुशंसा करेंगे, सरकार में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल होगा, उसके बाद डीपीआर वगैरह बनेगा, उसके बाद उसका काम होगा, टेंडर होगा, उसका काम होगा। रोड का जहाँ तक पीएम रोड जो होता है वो सब रोड केंद्र से, नेशनल हाईवे वगैरह जो होता है, नेशनल वो सब सेंट्रल का है। तो वो तो है ही आपका। देखिए आप जिस रोड से अभी आए हैं पीएचडी का रोड है ये। आप सोच सकते थे कि पुनासी में पीएचडी रोड आएगा? पुनासी में पीएचडी रोड है, अगल बगल सराउंडिंग एरिया जो अभी पूरा रिंग रोड बन रहा है ना। आप देखिए अभी तो काम शुरू हो गया है, एम्स के बगल में देखिए कितना बड़ा बड़ा रोड, चौड़ा चौड़ा रोड बन रहा है। जब आप बीजेपी में आने से पहले जिन जिन पार्टियों में आप थे उन पार्टी के सिंबल से आप चुनाव लड़े, अब बीजेपी में आप शामिल हुए हैं और अब नवंबर दिसंबर में शायद विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। यदि पार्टी ने डिसाइड किया आपके नाम को लेकर चर्चा अगर की और आपको कोई अगर कार्यभार सौंपा जाए तो आप अपने आप को कितनी दूर तक तैयारी देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे? देखिए अभी तो लोकसभा का सामने है चुनाव, और लक्ष्य भी हमारा वही है कि माननीय सांसद को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके भेजें यहाँ से। और विधानसभा का भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ठीक है चुनाव तो इसी साल होगा, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। और पार्टी में हम लोग एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन किए हैं, और ईमानदारी पूर्वक पूरी निष्ठा से सेवा का भावना है हम लोगों के अंदर में, और काम करते हैं और काम करते रहेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायक हम बनेंगे तभी हम काम करेंगे, या टिकट मिलेगा तभी हम पार्टी में काम करेंगे। अब ज्वाइन कर लिए हैं तो ज्वाइन कर लिए हैं, टिकट मिले या ना मिले, जीना मरना है तो बस इसी में हमारा करना है। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ नया संदेश आप देना चाहें तो? यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वोट करिए, अपने अधिकार का मताधिकार का प्रयोग करिए, और जो हमारे सक्षम उम्मीदवार हैं माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इस तरह से विकास की गंगा को बहाया है, उनके पक्ष में वोट करिए। देश को मजबूत करने के लिए कमल फूल पे वोट देना बहुत ज़रूरी है। यही अपील हम करना चाहेंगे सभी ग्रामीण से, मतदाता से, सभी युवा से, बूढ़े बुजुर्ग से, माताओं से, बहनों से, सबसे यही कहना चाहेंगे, खास करके युवाओं से। आप लोग चट्टानी एकता के साथ में आइए, जुड़िए और देश को नए मुकाम तक पहुंचाइए। धन्यवाद। चलिए, जैसे कि आप सुन रहे थे,
पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान जी को, और बहुत सारी बातें की, राजनीतिक चर्चाएँ हुई। बाकी आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।